बच्चे अपने माँ बाप से डरते थे। बच्चे को ये भय रहता था कि अगर मैंने कुछ भी काम कर लिया तो मेरे पिता या मेरी माता या मेरे जो परिवार के बड़े लोग हैं वो मुझे इस काम की गलत होने के बाद उत्तरदायी। में से कितने ऐसे लोग हैं कि अगर फोर्सली किसी के पेरेंट्स किसी को कोई काम करने से रोकते हैं वो इजली मान जाते हैं? नहीं मानते, हम जिद करके बैठ जाते हैं। अभी क्या है, परिवार संकुचित हो गए हैं, सबके घर में एक एक दो बच्चा है, सबके लाडले होते हैं और इसी का वो फायदा उठाते हैं, माँ बाप को लोग ब्लैकमेल करते हैं। आप ये देखो कि जो आपके पिता हैं जिनकी उम्र आज के टाइम, जो लोग अपने रिश्तों में कितनी पिता के सामने बोलते हुए 15, 20, 22 साल है, वो अपने पिता से अपनी माता से ऐसे ऑर्डर्ड वे में बात करता है, आदेशात्मक तरीके से बात करता है। आपने बेटे अंदर आ जाना है, अंदर आ जाओ। सभी पवन जिंदल जी के लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दिल से छोटा बना लो, तिलक दिल से अभिनंदन। छोटा बना लो। मैडम 3 तो संजय हैं, संजय बटला जी, संजय राठौर जी, जी जी, आपने खुद ही अनाउंस कर दिया हमें, वो इसी बात में जोरदार तालियां सभी। छोटा बना लेना है सर, इधर हाँ जी, इधर सर हमारे विशेष थे संजय राठी जी द्वारा। सर इधर, हाँ जी सर। सर थोड़ा सा स्पेस दो सर, हैंड नीचे कर लो, हैंड नीचे कर लो। भगवान का नाम लेना अनिवार्य है। सर आगे से थोड़ा साइड आ जाओ, अब साथ में। या सभी इधर देखेंगे, एक फोटो करा। या सर, सर एक सेकंड वेट सर, एक बार सभी इधर देखना। सब देख रहे हैं आप किस तरह होगा? हाँ हाँ मैडम आ जाओ आप पीछे सेमिनार हॉल में। हेलो, अभी अभी हो रहा है, आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ। राठी जी, राठी जी आ जाओ, आप भी आ जाओ, डॉक्टर साहब के साथ आ जाओ। एक बार सूत्रधार हो आप कारीगरों के हमारे जिंदल। प्रिंसिपल साहब आइए, जगह बदल लीजिए थोड़ी सी, आगे आ जाइए आप। नहीं पार नहीं पड़ी थी वहाँ से, ना पड़ी थी, थोड़ा सा आगे आ जाओ। इनकी फोटो बना आप भी दो हाँ घेर देंगे जी भाई, एक बार हटाइए कैमरा लगाओ। मैडम आप भी हाथ लगा लो। चलते रहिए, नहीं तो मुझे 2 लाइनें उसके लिए अलग से बोलनी पड़ेंगी। कृपया मेरे साथी तालियों में कमी ना आने दें। ये आपका एक्सरसाइज है। श्री राजेंद्र कुमार अनायत जी संजय राठी जी द्वारा सम्मानित यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राजेश भारत और एडवोकेट AS वर्मा उन्हें बुक के देकर सम्मानित करते हुए क्लैपिंग प्लीज। हाँ जी, श्री जगमोहन आनंद मीडिया कोऑर्डिनेटर CM RR शैली जी द्वारा सम्मानित करते हुए श्री संजय बटला प्रतिनिधि CM श्री राजीव ठाकुर और राजेश भारत जी।
राठी साहब अभी यहाँ उपस्थित थे, कहाँ बीच में ही बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष राठी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके आपके निर्देशन में माननीय आपके जनरल सेक्रेटरी हैं जो धीरेन्द्र वशिष्ठ जी, उन्होंने और साहब प्राचार्य संजय बांग्ला जी, और बहुत जल्दबाजी में हमारे मध्य पहुंचे यहाँ के सांसद संजय भाटिया जी, जो चले गए हैं। तो इस कार्यक्रम में उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी कुछ ज़्यादा ही व्यस्तताएँ थी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर देवराज जी, मेरे भाई भूपेंद्र मलिक जी, ओम शांति की हमारी बहनें, धीर साहब के आशीर्वाद से, इनके आदेश से, इनके सहयोग से सभी विश्वविद्यालयों में तय किए गए थे जितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, और जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम किए जाने थे। लेकिन हमने करनाल के साथियों के आग्रह पर ये तय किया कि जिले भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिले हैं तो प्रदेश है के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर करनाल में हम आयोजित करेंगे। आप जानते हैं कि पूरे देश में आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, और उसकी तैयारियों में पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान में पूरा प्रशासन, पूरा शासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और हर नागरिक बड़े उत्साह के साथ उसमें भागीदार बना है। हमारे कार्यक्रमों का एक उद्देश्य ये रहा है कि आज़ादी के जो 75 साल, इसमें हमारा देश कहाँ पहुँचा है, उसका हम एक आत्मावलोकन करें, उसमें आत्मचिंतन करें, और एक सोशल ऑडिट इन कार्यक्रमों के माध्यम से करके शासन तक, मीडिया के शीर्ष और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करें कि इस 75 साल के जो हमारा पैटर्न ऑफ गवर्नेंस रहा है उसमें कहाँ त्रुटियां रही हैं। क्योंकि सन 1950 में हमारे देश का संविधान बना, और इस लंबे कालखंड में पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, और उन बदलावों को आत्मसात करते हुए हम एक गवर्नेंस की ऐसी परिपाटी तैयार करें जिसमें आम आदमी की खुशहाली, जो विकास के क्रम में जो सबसे पीछे है, जो सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, वो किस तरह उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव और एक सुखद अनुभूति उसको हो, और इस देश की आज़ादी के उत्सव में वो अपनी भागीदारी, अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान और सम्मान किस तरह सुनिश्चित कर पाए। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं किस तरह अपराध, छुआछूत, शोषण, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे आम आदमी का जीवन लगातार दूर होता जा रहा है। ऐसे हालात में हम जब ये सोचते हैं कि हमारे जिन महावीरों ने, जिन महात्मा के महान सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, क्या इस तरह की के देश की कल्पना की थी? मित्रों, हम सारी जिम्मेवारी, सारा दायित्व सरकारों के ऊपर छोड़ देते हैं। जब तक हम एक नागरिक के रूप में इस समाज में किसी बड़े परिवर्तन की आधारशिला नहीं रखेंगे, तब तक कोई बहुत सुखद बदलाव हमारे सामने आए, ऐसा मैं समझता हूँ कि असंभव है। हमें एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। आज हमारे जो चारों अंग हैं शासन के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, उनकी हालत किसी से छुपी नहीं है। आप सब दुखी हैं इनकी परफॉर्मेंस से, और जब भी मौका मिलता है समाज में जब उनको चिंतन का, बैठ के चर्चा करने का, तो बड़े निरपेक्ष भाव से उनका आकलन किया जाता है।
आज सभी स्तंभ भरभराए हुए हैं। अगर सही कहूँ तो कीमत लग चुकी है, जो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम नौजवानों की बात करें तो इस नई पीढ़ी में जो उनका सबसे बड़ा दोस्त है वो मीडिया और ये सेल फोन बन गया है, और उनमें एक राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति जो दायित्व की भावना है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी आई है। संस्कारों की बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, क्योंकि जो हमारी परंपराएं, जो हमें विरासत के रूप में जो संस्कृति मिली थी हमें दुनिया की सबसे शानदार हमारे संस्कार के रूप में जो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा था, वो धीरे धीरे आधुनिकता के दौर और पाश्चात्य सभ्यता के दौर में उसमें बहुत बड़ी उसका अवमूल्यन और गिरावट हमारे सामने है। आज की युवा पीढ़ी छोटी छोटी मांगों को लेके, छोटे छोटे मुद्दों को लेके जितना आक्रोशित और आवेशित होती है, मैं समझता हूँ कि चुनौतियाँ हैं, उनकी चिंताएं उनके भविष्य को लेके हमारे समक्ष है। वो आज उनका चिंतन और अवलोकन करने के लिए इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि महान मनीषी कर्मयोगी हमारे आदर्श, और मैं अगर युग पुरुष कहूँ माननीय पवन जिंदल जी को तो कोई अतिशोक्ति नहीं हो। पश्चिम हरियाणा में जो सेवा साधना केंद्र के रूप में जो 25 एकड़ में जो चमत्कार करके इतना बड़ा भवन तैयार किया है, जिसमें युवाओं के निर्माण, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, कृषि की जो आधुनिक पद्धति से अवलोकन कराने और एक मानव को श्रेष्ठ संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए जो उस केंद्र का की कार्य योजना प्रोजेक्ट जो तैयार की है, मैं बहुत कृतज्ञ भाव से उनको नमन करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवशाली महसूस करता हूँ। और आज आप सब जो यहाँ इस सभागार में है, वो हमारे आग्रह पर उन्होंने यहाँ स्वीकार किया। हालांकि हमारे जो कार्यक्रम हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कार्यक्रम है, तो बहुत बड़े कार्यक्रम हम करते रहे प्रदेश में, तो भी आपको बताएंगे जब आपको उद्बोधन करेंगे। प्रोफेसर अनायत जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज है उनमें सबसे विद्वान और सबसे ज़्यादा शिक्षित केरला से आते हैं, और इनके 400 वर्ष पूर्व इसी हरियाणा की भूमि से इनके पूर्वज वहाँ चले गए थे। लेकिन इस हमारी हरियाणा की भूमि के प्रति उनके मन में जो आदर, श्रद्धा और भाव है, मैं समझता हूँ कि हम बहुत ही आज एक अच्छा अवसर है कि वो भी हमारे बीच में उन्होंने आना स्वीकार किया और आपके समक्ष है। आज इस कार्यक्रम में एक खास शख्सियत हमारे गोविंद जी शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग, जो उनका एक फेडरेशन का उनको अवसर मिलेगा वो बहुत उनके लिए लाभदायक रहेगा। पत्रकार के अंदर लगातार उनके ज्ञान की ज्योति जलती रहे, और उनके मैं हमारी हूँ शैली जी और हमारे जो साथी आए इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत और धन्यवाद। कोसली से हमारे साथी मनोज जी भी आए हैं, सोनीपत से रवि उनके मित्र हमारे साथ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, उनका भी विशेष रूप से आभारी हूँ। मित्रों, लगातार इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले कुछ माह और हमने कार्यक्रम तय किए हैं। माननीय पवन जिंदल जी जब भी, क्योंकि हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक एक इतने महान। आज का एक प्रोग्राम का मेन रीज़न है, इसलिए आई एम हियर टुडे। मैं ये एक्सक्यूज़ भी लिया है, मैं द्विभाषी में भाषा में बात करेंगे, थोड़ा अंग्रेज़ी भी आएगा बीच बीच में, नहीं तो मुझे क्या बात करने का है वो नहीं आएगा इससे अच्छी रीज़न, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओम सदाशिव
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शतकं लोकशङ्करम्. My prostrations to all those gurus who guided and helped all of us to be here today. Beginning में बहन जी बोला, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु है तो दो शब्द है संस्कृत में. Gu means darkness, Ru means light. अंधकार कैसे होता है? ये अज्ञता से होता है, लैक ऑफ नॉलेज, इसलिए अंधता होता है. एक्चुअली दुनिया में अंधता ऐसा एक अवस्था नहीं है. अंधता इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट. कई जगह पे लाइट आए तो वहाँ अंधता को, डार्कनेस को जगह ही नहीं. तो अज्ञता के वजह से हर आदमी के मन में अंधकार होता है. वो अंधकार को हटाने के लिए, दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, लाइट लेके आना. लाइट इज व्हाट, ज्ञान का लाइट. वो लेके आने समय अंधकार जाएगा. इसलिए ये दो सिलेबल्स गु प्लस रू, उसको जोड़ के हमारा मुनियों ने ऐसा एक वर्ड बनाया, सो सिंपल गुरु. लेकिन गुरु के बारे में मुझे आधा घंटा बात कर सकता है. मैं एक लेटर भी लिखा है 4-5 पेज में. इतना पावरफुल वर्ड है गुरु. ये गुरु को इक्वलेंट वर्ड के लिए इवन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वंस ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू डेवलप एन इक्वलेंट वर्ड टू रिप्लेस गुरु. So they couldn't do that and they decided to use Guru as it. गुरु का और भी डायमेंशन है. गुरु इज गुणातीत, मीन सत्व गुण रजो गुण का भी ऊपर है. सत्व रज तमस, ये तीनों गुण का भी अतीत है. गुणातीता का शॉर्ट फॉर्म है गुरु. दूसरा मीनिंग है रूप वर्जिता, फॉर्मलेस. गुरु को कोई शेप नहीं, रूप का जरूरत ही नहीं. रूप हम संकल्प करता है कई बार. भगवान शंकराचार्य जी ने उनका सारा काम करने के बाद केदारनाथ में गया, बाद में निर्वाणाष्टकम वहाँ बैठ के लिखा. बट बिफोर हिज साल्वेशन, बिफोर हिज डेथ, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, रूपम रूप विवर्जितस्य भगवतो ध्यानेन यत्कल्पितम् स्तुत्या निर्वचनीयता किल गुरो दूरीकृता यन्मया व्यापित्वं च निराकृतं भगवतो यत्तीर्थस्य यात्रादिना क्षन्तव्यं जगदीश दोषत्रयं मत्कृतम्. सो उनका 3 मिस्टेक किया उन्होंने, उसके लिए माफ़ी मांगा. रूपम रूप विवर्जितस्य भगवतो, आपको रूप नहीं है, भगवान अरूपी है. आपको मैंने रूप दिया, मेरा पहला मिस्टेक है. और आपको मैंने स्तुति में इतना बात किया, आप भगवान को ये है वो है, भगवान के बारे में स्तुति बोलने के लिए मैं कौन हूँ? ये मेरा सेकंड मिस्टेक. और तीसरा है, मुझे मालूम है आप सर्वव्यापी है, हर जगह पे है, फिर भी मैं तीर्थस्थान में जाके वहाँ सर्च किया पॉलिटिक्स कर, इसका भी ज़रूरत नहीं था. क्षन्तव्यम जगदीशा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए. दोषत्रयं मत्कृतं, ये 3 दोष मैंने किया, उसके आप मुझे माफ़ी दीजिए. सो हमारा इसमें वही, ये गुरु का भी रूप नहीं है, कुछ भी नहीं. आज एक्चुअली मेरा मन में क्या बात करने का था, ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कुछ अच्छा थॉट प्रोसेस भारत में क्या था वो मैंने शेयर करेंगे. उसमें मेरे पास इस प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक भी नहीं है, टेक्स्ट भी नहीं है, तो अंदर से क्या आएगा वही आएगा. हम लोग, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम सब लोग चैंट करता है, वो मैंने चैंट करके उसका एक्चुअल मीनिंग बताना चाहता हूँ. बिकॉज हर अच्छा चीज़ में ये श्लोक चैंट करना चाहिए. हम करता भी है लेकिन पूरा मीनिंग मालूम नहीं है, इसलिए होता है. वो है ये पुरानी वैदिक डिक्लेरेशन है. ओम
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषान् विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये देखो, इसमें भारत में हमारे लिए खाली 3 रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, पुराने समय भी आज भी। भद्रम करने भी इन द सेंस आई वॉन्ट टू हियर ऑस्पिशियस थिंग्स। एक्चुअली हियर नहीं, अंग्रेजी में आई शुड यूज द राइट वर्ड, लिसन। आई वॉन्ट टू लिसन ऑस्पिशियस थिंग्स। भद्रम करने भी श्रृणुयाम, श्रृणु का मीनिंग लिसन है, हियरिंग नहीं। हियरिंग है तो यहाँ अभी हम बैठता है कई लोग, कई साउंड बाहर से आता है, फैन का साउंड, इसको ये सब हियरिंग होता है। लेकिन लिसनिंग कभी होता है, आप अभी मुझे मैं क्या बात करता हूँ उस पर आपका श्रद्धा आ गया तो उसमें श्रृणु होता है, लिसनिंग रजिस्टरिंग होता है। इसलिए हम बोलता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा नहीं है तो हमें ज्ञानम नहीं मिलेगा, कैसे भी नहीं मिलेगा। सो शृणुयाम, भद्रम करने भी शृणुयाम, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। आई वॉन्ट टू सी ऑस्पिशियस। मेरा रिक्वायरमेंट देखो, मेरा पहला रिक्वायरमेंट है आई वॉन्ट टू लिसन ऑस्पिशियस थिंग्स। अच्छे चीज़ सुनना चाहता हूँ, इसलिए हम सब लोग इधर आया है आज। सेकेंड रिक्वायरमेंट है आई वॉन्ट टू सी ऑस्पिशियस थिंग, अच्छे चीज़ देखना चाहता हूँ। देन तीसरा है अच्छे चीज़ सोचना चाहता हूँ। सो भारत में हमारे लिए खाली 3 रिक्वायरमेंट है हर आदमी को, अच्छे सुनना, अच्छे देखना, अच्छा सोचना। इसके लिए स्थिरैरंगै स्तुष्टुवागम, आई मीन स्थिरैरंगै इन द सेंस आई वांट हेल्थी बॉडी, हेल्थी लिम्ब। हम लोग भगवान से प्रार्थना करता हूँ हेल्थी बॉडी, हेल्थी लिम्ब के लिए, किसी को चाकू मारने के लिए नहीं, किसी को स्कोल्डिंग करने के लिए नहीं, खाली ये 3 चीज़ करने के लिए, अच्छा चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए, सोचने के लिए। सो स्थिरैरंगै स्तुष्टुवागम सस्तनोभिर्यशेम देवहितं यदायुः। वो पार्ट देखिए, कभी भी हम ऐसा नहीं बोलता है मुझे 120 उम्र चाहिए लाइफ, कभी भी नहीं बोला। यदा आयु, भगवान ने आपको कितना आयु दिया है उतना आयु तक मुझे बैक में दर्द नहीं चाहिए, घुट में दर्द नहीं चाहिए, यहाँ तक कुछ नहीं चाहिए। 40 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, 80, 90, 120, नो प्रॉब्लम। वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स आई एम गोइंग टू लिव, उतना टाइम मुझे हेल्थी बैठना चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। देखो, देवहितं यदायुः। इसके लिए हम किसको प्रार्थना करता है? 5000 साल पहले है, जैसे से वैदिक डिक्लेरेशन। उस समय मॉडर्न भगवान नहीं था, अवतार रामा कृष्णा कुछ नहीं देखेगा। इसलिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, इंद्र भगवान से स्वस्ति पूछता हूँ, स्वस्ति न वृद्धि के लिए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषान विश्ववेद। पूषान मीन सन गॉड। अभी देखो इतना गर्मी है, हम यहाँ बैठ के बोलते हैं एसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन गॉड है तो पूषान है, पोषणम देता है। द पर्सन और द वन हु इज एबल टू गिव यू पोषणम, उसको पूषान बोलता है। आप ये सोचिए 10 दिन भगवान सूर्य भगवान नहीं है तो क्या हो जाएगा? खत्म, पूरा सब कुछ खत्म। तो पोषणम एनर्जी मिलने का तो सूर्य भगवान चाहिए। सो स्वस्ति न पूषान विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्तार्क्ष्य इज ए मिथिकल बर्ड। मिथिकल बर्ड है तो पुराने टाइम पे एक गरुड़ जैसा पक्षी को देख के हमें अद्भुत हो गया, इतना ऊंचाई में ये फ्लाइंग करता है, देखने में ये कैसे इतना ऊपर गया। सो उसको भी हम भगवान, हर चीज़ को हम भगवान मानता है, बिकॉज हर चीज़ के अंदर भगवान का वो टची है। एवरीवेयर देयर इज अ टेस्ट ऑफ लाइफ। सो स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, हमें अरिष्ट नहीं होना चाहिए। वी डोंट नीड एनी डिसीज। अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। बृहस्पति इज गुरुओं का गुरु। जो गुरुओं का गुरु को हम प्रार्थना करता है मुझे स्वस्ति दे।
बृहस्पति धातु देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, देन वी विल टेल शांति शांति शांति। हर वेद मंत्र में, हर शांति पाठ में भारत में 3 बार शांति बोलता हूँ, एक बार नहीं। एक क्यों ऐसा बोलता है मैं बताएंगे आपको। हमारा गुरुजी बोलता था, आई एम फ्रॉम शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से। मैं स्वामी शिवानंद जी का डिसाइपल हूँ। आई वॉज वेरी लकी टू मीट हिम एंड टेक द डिसाइपलशिप फ्रॉम हिम। सो क्यों 3 बार बोलता है? ये पहला शांति है तो पूरा दुनिया के लिए है, इसलिए वो शांति आप लाउडली चैंट करना चाहिए। सेकंड शांति अपना सोसाइटी के लिए, अपने साथ कौन कौन है उसके लिए। और तीसरा शांति आत्मा शांति अपने लिए। इसलिए पहला शांति लाउडली फॉर द होल वर्ल्ड, सेकंड शांति अपना सोसाइटी के लिए, तीसरा शांति अपने लिए। अभी ये मीनिंग सब आप मन में रखो, आंखों बंद करके सुन के देखिए, देन यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आप देखिए, जब बच्चे को बचपन से ही, छोटी आयु से ही हम जिस लाइन में लेकर जाएंगे वो निश्चित रूप में उसमें जाएगा। अगर उसको बहुत बड़ी आयु में जाकर हम बदलना चाहेंगे तो कोई मुश्किल से बदलता है, बदलेंगे फिर भी। मेरा ये कहना है, परंतु हमारा प्रयत्न, हमारा आत्मीयता, हमारा एक भाव, मेरे को लगता है आत्मीयता क्या थी। हम 7 बहन भाई थे। हमारी माता बोलती थी कि जब तक सब नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। अब सबको चिंता होती थी कि अगर हम घर नहीं गए तो माँ दुखी रहेगी, एक भी काम नहीं करेगी। उसको पता है कि वो शहर में है पर गया हुआ है, जब सब आएंगे तब करेगी। अब ये उसका त्याग था, तो हम सब जाते थे, इकट्ठे होते थे। आज भी हमारे बच्चे को इतने बाहर नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता और तरीका निकालेंगे तो निश्चित रूप में उनको दिशा दे सकती है। आज भारतवर्ष अनेक ऐसे बच्चे, दुनिया के जो विकसित देश हैं वो विकसित इसलिए हैं, उनमें भारतीय IIT, भारतीय इंजीनियर, भारतीय मैनेजमेंट के ऐसे श्रेष्ठ बच्चे जो उनके लिए काम करते हैं, जिनकी कदर हमारे समाज में नहीं हुई, जिनको हमने इग्नोर कर दिया, मजबूर होकर वो देश छोड़कर बाहर गए। तो इसके लिए हमारे यहाँ के टैलेंट को पहचान कर उनको एक उचित स्थान हमारे समाज में जो बड़े लोग हैं, ये इस प्रकार का जो स्वदेशी का भाव, अपने देश का भाव, आत्मीयता का भाव, इस प्रकार का भाव जो हमारे जीवन मूल्य थे, वो अगर हमारे परिवार में आएगा, हमारे जीवन में आएगा, तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा आने वाली पीढ़ी की दिशा और दशा हम ठीक कर पाएंगे। तो इस दिशा में अगर लगेंगे तो मुझे लगता है कि वैसे तो मुख्य वक्ता के द्वारा होता है, पर मेरे मन में कुछ बातें आई थी, मैंने समय तो ज़्यादा लिया, फिर भी मैं क्षमा चाहते हुए कुछ बातें रखने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। आज हम बच्चे की नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। जब वो 2 साल का बच्चा है, कोई इंग्लिश की पोएम बोलता है तो उसके माता पिता रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। जब वो बच्चा उसको बोलते हैं सुना बेटा, परंतु वो बच्चे में आत्मीयता है, उस बच्चे को रिश्तों की पहचान हो, ये उसका जीवन मूल्य जो बनना चाहिए था, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो हमारी विरासत है, जिसके कारण दुनिया में हम विश्वगुरु थे, अगर हम फिर से विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो आज हमारे बच्चों को, बच्चे का आधार परिवार है। हमारा परिवार आज पूरी दुनिया मानती है, भारतीय संयुक्त परिवार। बच्चे को जन्म लेने वाले माता पिता
आज से 25-30 साल पहले उसको पालने का काम उनका नहीं था। उन्होंने पैदा किया, पालने का काम दादा दादी, नाना नानी, मासी, बुआ, चाची, ताई, अनेक प्रकार के रिश्ते थे जिनके 90% रिश्ते आज परिवारों में समाप्त हो चुके हैं। तो वो रिश्ते नहीं रहे। आज एक छोटा परिवार हो गया, एकल परिवार हो गया। हम परिवार को सुखी करना चाहते हैं, पर सुख किसमें है? जब हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते किसी एक बच्चे के लिए अलग से कुछ लेकर नहीं दे सकते। तो अगर आएगा तो सब बच्चों के लिए आएगा, तभी संयुक्त परिवार चलता है। तो संयुक्त परिवार में त्याग का भाव आता है, जो त्याग का भाव आज नहीं है, आज वो डेवलप नहीं हो रहा। इस कारण से, क्योंकि हमारे जीवन में त्याग नहीं रहा, दूसरे के लिए हम कुछ नहीं छोड़ सकते, इसलिए आज इतने प्रकार के झगड़े, इतने प्रकार की लड़ाइयां, भाई भाई में, माता पिता में, ये अनेक प्रकार के झगड़े देखते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओल्ड एज होम खोल दो। ओल्ड एज होम खोलने का अर्थ है समाज के परिवार का विद्रोह। तो इस सारे को बचना और इसको बचाना है तो हमारे परिवार में भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना फिर से करनी पड़ेगी। अभी अनायत जी एक घटना सुना रहे थे कि एक महिला ने उस समस्या का हल कैसे निकाला। आज हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, उसी तरह से एक व्यक्ति, पुराना व्यक्ति था, उसने किसी का 10,000 रुपए देना था। उसका तय था कि मैं 30 अगस्त को 10,000 रुपया आपको दे दूंगा। 30 अगस्त का दिन आ गया, वो बेचैन हो रहे, उसके पास तो बहुत बड़ी भीड़ और बाहर से भी लोग आने के लिए लगाए तोड़ते। आज जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है, आज समाज में, समाज की दिशा जो हम बोलते हैं, तो हमारे ध्यान में इसी बात से आती है। हमारा भारत एक विश्वगुरु था, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले था। दुनिया के अनेक देशों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के रूप में लोग भारत आते थे। हमने सुना होगा भारत में अनेक बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनको आतंकवादियों ने, आक्रमणकारियों ने जिन विश्वविद्यालयों को जलाया, 6-6 महीने तक वो साहित्य जलने के बाद भी आज भारत में दुनिया से सर्वाधिक साहित्य आज भी बचा हुआ है। ये भारत के ज्ञान की प्रकाश था, भारत का जो ज्ञान का स्थान था, इसीलिए भारत विश्वगुरु था। परंतु इसके द्वारा समाज के जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्य के कारण इस देश के व्यक्ति को एक श्रेष्ठ इंसान के नाते माना जाता था। तो आज किसी भी समाज में जब उसके जीवन मूल्यों का ह्रास होता है, उसका पतन होता है, उसमें कमी आती है, तो देश, समाज, राष्ट्र वो भी पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। एक लंबा गुलामी का कालखंड इस सारे समय में हमारे समाज के बीच में इस प्रकार की बुराइयां आई, उसके कारण हमारा देश एक लंबे समय तक डच, फ्रेंच, हूण, कुषाण, अंग्रेज, मुगल, अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा गुलाम होता गया। परंतु 15 अगस्त 1947 को हमारे इस देश के जो हमारे पूर्वज थे, उनके बलिदान के द्वारा, उनके अथक परिश्रम के द्वारा, उनके इतने उन्होंने संकटों का सामना किया, इतने प्रकार की यातनाओं को सहन किया। जब हम वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे लाखों ऐसे शहीदों की, विधवाओं की, देशभक्तों की जब हम उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि उन्होंने हंसते हंसते अपने इस देश को आजादी के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। उनके मन में क्या था, उन्होंने बलिदान क्यों दिया?
शांति। शांति के सागर, खुशियों के भंडार, हम सबके परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु और परम रक्षक पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित सभी महान विभूतियाँ, महान व्यक्तित्व लिए हुए और आज की सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय आत्माओं, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर विषय को लेकर भारतीय युवा दशा व दिशा को लेकर के हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत को युवा देश कहा जाता है क्योंकि युवाओं की संख्या बहुत अधिक है यहाँ पर, और जिस देश में युवाओं की संख्या अधिक होती है वह देश प्रगति को प्राप्त करता है, ऊंचाइयों को छूता है, बशर्ते वहाँ के युवा चरित्रवान हों और मूल्यनिष्ठ उनका जीवन हो। चरित्रवान अर्थात जिनका चाल चलन, रहन सहन इत्र के समान दिव्य गुणों से, ऐसी सुंदर धारणाओं से युक्त हो। लेकिन समय अनुसार देखने में आता है कि आज संग के रंग में आकर कहीं कहीं युवा पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। अनेक प्रकार के नशे, अनेक प्रकार की इस तरह की चीजों को अपने जीवन में अपनाते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार पथ भ्रष्ट अगर हैं तो फिर अपने देश को ऊंचाइयों को क्या कहाँ पहुंचाएंगे, ये सोचा जा सकता है।